हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे जीएसटी की वेबसाइट पर प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। बहुत हम नई नई बातें सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को करके देखेंगे। बहुत डिटेल में कुछ छोटी छोटी बातें भी मुझे आपको बतानी होगी। और उसके अलावा फिर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में कुछ नई चीज़ें भी आई है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है, जैसे आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह। मैं उसके बारे में भी कुछ चर्चा करूँगा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास लेने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम। और मैं आज आपको स्टार्टिंग करते ही सबसे पहले लेके जाऊंगा जीएसटी की वेबसाइट पर। तो आपको साफ दिखेगा, आप भी ये रजिस्ट्रेशन करने के लायक हो जाएंगे और आपको पूरी रिक्वायरमेंट्स मालूम पड़ जाएगी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो ऑलरेडी समझाई हुई है प्रीवियस क्लासेस में, मैं ये मान के चलूँगा कि आपको वो सब टर्मिनोलॉजी पता होगी, क्योंकि वो सभी बातें जो हमने पढ़ी है अब तक जीएसटी की क्लासेस में, और वो भी स्पेशली रजिस्ट्रेशन वाला ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी क्लासेस में आपने जो कुछ सीखा है वो आपके काम आने वाला है। अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें वही सब बातें दिखेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि डायरेक्टली कोई रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस देखे उससे बहुत ज़्यादा बेटर उसे समझ में आएगा जो पढ़ाई भी करके बैठा है। इंपॉर्टेंट बात है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो इतने सारे टेक्निकल शब्द होते हैं वो सारे शब्दों को जो हमने अलग अलग क्लासेस में समझा है वो समझ करके बैठने से फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आपने वो सब होपफुली पढ़ लिया होगा। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। आइए हम रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स देखने वाले हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको गूगल पर लेकर चलता हूँ, और गूगल की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं सीधे एड्रेस बार पर लिखूंगा। वो एड्रेस बार आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं एड्रेस बार पर क्या लिखने वाला हूँ मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, जीएसटी की वेबसाइट है जिसको हम कॉमन पोर्टल भी कहते हैं, वो है gst.gov.in। तो मैं यहाँ पे गूगल पे ही टाइप कर देता हूँ। वैसे मैं डायरेक्ट इसको एड्रेस बार पर भी लिख सकता था, बट मैंने अभी क्या किया, मैंने गूगल पर लिखा ताकि आपको नजर आए। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको कॉमन पोर्टल भी कहते हैं। ये मैंने जैसे ही ओपन किया, देखिए ऊपर ही ऊपर ये हमें वेबसाइट दिख रही है। आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है www.gst.gov.in। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीएसटी। ये मैंने खोला और ये खुलते ही ये आपके पास में इसका होम पेज आ गया है। और इसमें अब हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। सपोज करिए आप एक नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? तो ऐसे केस में हमें जाना होता है, ये जो सर्विस वाला टैब आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस सर्विस वाले टैब में हम जाते हैं। और इसमें जाने के बाद इसमें भी हमें अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं। देखिए, आप नज़र आ रहा होगा आपको, अलग अलग ही टैब्स दिख रहे हैं। इनमें से हम सबसे पहले वाले टैब में जाएंगे जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मैंने खोला रजिस्ट्रेशन, यानी मैं सर्विसेज पर गया, फिर मैं रजिस्ट्रेशन में गया। रजिस्ट्रेशन में जाते ही यहाँ पर ये मुझे कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, जिनमें से मैं अभी जाने वाला हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन में। किस में जाऊँगा? न्यू रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि मुझे बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से अब आपको दिखेगा। देखिए, ये बेसिकली आपके सामने खुल चुका है। क्या खुल चुका है मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने खुल चुका है फॉर्म नंबर, ये आपके सामने खुल चुका है फॉर्म नंबर GST REG 01। इसको हम कहते हैं फॉर्म नंबर GST REG 01। ठीक है, ये GST REG 01 क्या है? ये रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना शुरू करेंगे। तो ये आपके सामने फॉर्म खुला है, और अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं। ध्यान से आप सुनिए, GST REG 01 में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट A और एक होता है पार्ट B। तो मैं आपको बता देता हूँ एकदम क्लियर। ये जो अभी आपके सामने खुला है, सबसे पहला जो पेज हमें फिल करना होगा, इसको हम कहते हैं पार्ट A। ये पूरा पार्ट A है। ठीक है, इसके बाद में जब हम ये पूरा फिल करके सबमिट कर देते हैं, तब जाके पार्ट B हमारे सामने खुलता है, और पार्ट B में ही हमें सारी डिटेल्स बतानी होती है। तो अभी सबसे पहले हम इस पार्ट A को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें सबसे पहले इसमें यहाँ पर दो टैब्स दिए हुए हैं, हमें दो टैब्स दिए हुए हैं, और वो क्या है? एक है न्यू रजिस्ट्रेशन। ये दो आपके सामने रेडियो बटन्स आ रहे हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक है टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ये टेम्पररी रेफरेंस नंबर का क्या यूज है वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अभी तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले में ही रहेंगे।
अब न्यू रजिस्ट्रेशन वाले में सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है आई एम, आप कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं जब इसको खोलता हूं, इसमें लिस्ट आ रही है, हम केयरफुली देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला ऑप्शन है हम टैक्स पेयर है। तो नॉर्मली किसी को भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, किसी भी बिजनेसमैन को, तो वो इसी ऑप्शन पे क्लिक करता है, किस पे, टैक्स पेयर पे। उसके अलावा अगर आप टीडीएस डिडक्टर हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वगैरह, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया टैक्स डिडक्टर। अगर आप टैक्स कलेक्टर है यानी टीसीएस अगर आपको कलेक्ट करना होता है, मैंने आपको ये सब बताया हुआ है कि कब टीडीएस काटना होता है, कब टीसीएस आपको कलेक्ट करना होता है। तो टीसीएस कलेक्ट किनको करना होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, और वो भी सबको नहीं करना होता। अब ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, ये सारे ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जिनको टीसीएस कलेक्ट करना होता है, तो उन्हें इस ऑप्शन पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर उसके अलावा एक ऑप्शन है जीएसटी प्रैक्टिशनर। मैं आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देता हूँ, आपके काम आएगी प्रैक्टिकली। देखिए कोई भी पर्सन जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब कौन करवा सकता है वो मैं आपको थोड़ा रुक करके बताता हूँ, लेकिन इसका काम क्या होता है वो सुन लीजिए। जीएसटी प्रैक्टिशनर का काम क्या होता है कि वो किसी के भी बिहाफ पर इस वेबसाइट पर काम कर सकता है। आपको पता है जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, रिटर्न भरनी होती है, पेमेंट्स करने होते हैं, बहुत कुछ होता है। ये वो सारे काम करने के लायक हो जाता है जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है, किसी और के बिहाफ पर, किसी और की तरफ से जीएसटी के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि जो सीएज होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो जीएसटी का काम करते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर। तो वो लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और तभी फिर वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर ये काम करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि बिना जीएसटी प्रैक्टिशनर के डायरेक्टली वो एज अ टैक्स पेयर आपका रजिस्ट्रेशन करवा दे। हो सकता है वो डायरेक्टली आप ही के बिहाफ पर, मतलब हो सकता है वो आप ही के नाम से सारा काम कर ले, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि अगर किसी भी सीए को अपने क्लाइंट का काम करना है, सीए क्या और भी कोई कर सकता है, जिसको भी किसी क्लाइंट के तरफ से काम करना है तो उसको पहले जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है, जरूरी नहीं केवल सीए बने, कोई भी प्रोफेशनल बन सकता है, चाहे सीए है, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट है, चाहे कंपनी सेक्रेटरी है, चाहे एडवोकेट है, वो भी बन सकते हैं। और अब वो तो छोड़िए, प्रोफेशनल्स तो छोड़िए, बल्कि अगर कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है ना, वो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और फिर लोगों की वो जीएसटी के रिटर्न्स वगैरह भर सकता है। हाँ नेचुरली उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, उसको सारी डिटेल पता होनी चाहिए, तभी तो करेगा ना वो काम। तो ये होता है जीएसटी प्रैक्टिशनर। अच्छा फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भाई आप एनआरटीपी हो क्या, मैंने आपको नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बताया हुआ है ना। अच्छा यूनाइटेड नेशंस की आप बॉडी हो क्या, अब आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी होती है, या इसका अगला ऑप्शन है कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज। आपको याद होगा इन लोगों को जीएसटी आईएन नहीं मिलता, जीएसटी आईएन, बल्कि इनको एक अलग ही तरह का नंबर मिलता है जिसको कहते हैं यूआईएन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ये बात मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कोई अदर नोटिफाइड पर्संस और भी कोई हो सकते हैं आपकी कैटेगरी। और लास्ट एक कैटेगरी है नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, जिसको मैंने आपको समझाया हुआ है ओइडार सर्विस प्रोवाइडर। आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है ओइडार सर्विस के बारे में, तो अगर आप ओइडार सर्विस प्रोवाइडर है तो फिर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो मैं आपको बताता हूं, हम अगर एक बिजनेसमैन है और हमें एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना है अपने बिजनेस का, तो फिर हमें फर्स्ट ऑप्शन पे ही जाना होगा और वो है टैक्स पेयर। तो मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैंने टैक्स पेयर पे क्लिक किया, आगे बढ़ता हूं। अब ये मेरे से पूछता है भाई आप कौन से स्टेट से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। अब यहां से हमें ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, पूरे देश भर का एक साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपका काम जिस स्टेट में चल रहा है उसका आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सपोज करिए फिलहाल मैं राजस्थान को चूज कर लेता हूं। देखिए इतनी लंबी लिस्ट आ गई, सारे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आ गए हमारे सामने, उसमें से मैंने राजस्थान को सेलेक्ट किया और आगे बढ़ते हैं। अभी हमसे पूछता है भाई राजस्थान में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये भी तो बता दो, तो मैं बता देता हूँ भाई राजस्थान में जयपुर है। ठीक है, अब ये कहता है आपके बिजनेस का लीगल नेम क्या है, ध्यान से सुनिए अब आप। अब यहां पर मैं रजिस्ट्रेशन किसका करवा रहा हूं, क्या मैं सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का करवा रहा हूं, मेरे अकेले का बिजनेस है,
या मैं पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, या मैं एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, एचयूएफ के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, किसी का भी मैं करवा रहा हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका जो लीगल नेम पैन कार्ड में लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, तो फिर वहां पे मेरा पर्सनल पैन कार्ड यहाँ पे यूज होगा, और उस पैन कार्ड में जो मेरा नाम है ना वो मुझे यहाँ पर लिखना होगा, उसको कहते हैं लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। अब जैसे मेरा नाम है पराग सोढ़ानी, तो मैं यहाँ पर, और मान लीजिए मैं एक बिजनेस जो चालू करना चाहता हूँ, उसका नाम लेट्स से पीएस एजुकेशन क्लासेस है, मान लेते हैं मैं उसका नाम रखूंगा पीएस एजुकेशन क्लासेस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहां पर मुझे मेरे बिजनेस का नाम नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे वो नाम लिखना है जो पेन नंबर में लिखा है। अब पेन नंबर तो यहाँ पे मेरे नाम से बना हुआ होगा, मेरा पर्सनल पेन नंबर यूज होगा, समझ रहे हैं आप? तो यहां पर मेरा खुद का नाम आएगा, तो यहां पर किसका नाम आएगा, मेरा खुद का नाम। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक्चुअल में मेरा ही नाम लिख देता हूं, ठीक है? मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखा रहा हूं, तो उसमें मैं एक बार के लिए मेरे ही नाम से इसको फिल करता हूं। मैंने लिखा पराग सोढ़ानी। अच्छा, यहां पर हो सकता है कि मैं अगर एक पार्टनरशिप फर्म है हमारी, मैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहूंगा, तो फिर मुझे क्या करना होगा, फिर तो हम जानते हैं उस पार्टनरशिप फर्म के नाम से हमारे पास एक अलग पैन कार्ड होगा, फर्म के नाम से अलग पैन कार्ड होता है, तो फिर तो उस पार्टनरशिप फर्म का ही नाम आएगा यहाँ पर, क्योंकि पैन कार्ड में उसी का नाम लिखा है। ऐसी कंपनी है, कंपनी का खुद का नाम, उसके खुद के नाम से पैन कार्ड बनता है, तो यहां भी फिर कंपनी का ही नाम आएगा, इसी तरह से, ठीक है? लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में आपको याद रखना होता है कि वहां पर पैन कार्ड तो मालिक के नाम से होता है, जबकि बिजनेस हो सकता है आपने कोई और नाम से खोल रखो। तो ठीक है, यहां पर मैंने मेरा नाम लिखा। इसके बाद में अब मैं यहां पर पेन नंबर लिखने वाला हूं, ठीक है? तो यहां पर अभी हम लिखेंगे नेक्स्ट अपना पेन नंबर। अच्छा, पेन नंबर लिखने के बाद में फिर क्या होगा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखिए। अच्छा देखिए, एक बात और आप गौर करिए, इसने ये लिखा हुआ है कि अगर बाय चांस आपके पास अभी पेन नंबर नहीं है ना, पैन कार्ड आपको नहीं मिला हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये कहता है कि हम आपको जीएसटी के पोर्टल के बाहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि पैन नंबर जो है ना वो जीएसटी वाले नहीं देते हैं, वो इनकम टैक्स वाले देते हैं। तो ये अभी हमें इनकम टैक्स की उस रेलिवेंट वेबसाइट पर ले गया है, देखिए। और ये यहाँ पे आपके सामने खुल गया पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म, ये पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अगर आपको पैन कार्ड आपको मिला हुआ नहीं है, पैन नंबर आपको मिला हुआ नहीं है, आप यहां से इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। चलिए खैर, अब मान लेता हूं कि भाई हमारे पास में तो पैन कार्ड है, तो अगर हमारे पास में पैन कार्ड है तो हम उसको पैन नंबर को यहां पर डाल देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट दो चीजें देखिए, एक तो मेरा ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है और दूसरा मेरा मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, ये ईमेल एड्रेस मुझे वही बताना चाहिए, मुझे वही ईमेल एड्रेस बताना चाहिए जो बिजनेसमैन का है, यानी मेरा है। जैसे मैं यहाँ पे बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे मेरा ही ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे बार बार मेरे पास ओटीपी आया करेगा आगे तक, जब जब भी हम रिटर्न भरेंगे ओटीपी आएगा हमारे पास, वन टाइम पासवर्ड। तो इसलिए यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस भी सोच समझ के लिखना है और मोबाइल नंबर भी सोच समझ कर ही लिखना है, ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे देखिए नीचे इन्होंने खुद ने भी आपको ये एक वार्निंग दे रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीपी विल बी सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस, और फिर मोबाइल के नीचे भी लिखा है सेपरेट ओटीपी विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर। तो आपको दोनों सोच समझ के लिखने हैं, क्योंकि इन दोनों पर ओटीपी आने वाला है। और फिर लास्ट में आपको एक कैप्चा एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, आप करके देख लीजिएगा एक बार, ये आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है? आप आराम से अपना पेन नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपके घर में कोई के पास भी है, आप इसको करके देख लीजिए। आप बोलेंगे अरे सर ऐसे कैसे कर दे, सर अगर कर देंगे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा? अरे भाई ये केवल ट्रायल वाली चीज है, हम जो सेकंड पार्ट भरेंगे इस फॉर्म का, पार्ट बी, वो हम पूरा भरेंगे ही नहीं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो आप एक बार इसको भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरी तरह से एंटर कर लीजिए, आपको एक्चुअल में एकदम एग्जाम्पल नजर आ जाएगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओरली ही मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप प्रोसीड पर दबाएंगे, आपके पास मोबाइल पर भी एक अलग ओटीपी आएगा, आपके पास ईमेल पर भी अलग ओटीपी आएगा, दोनों पे अलग अलग ओटीपी आएंगे। और नेक्स्ट स्क्रीन यही आएगी, जैसे आप प्रोसीड दबाएंगे उसमें आपसे वो पूछेगा
कि भाई आप एंटर करो ओटीपी जो कि आपके पास ईमेल में आया, और फिर आप एंटर करो ओटीपी जो कि किस पे आया, जो कि आपके मोबाइल पे आया। चलिए एक बार मैं फटाफट से आपको करके ही दिखा देता हूँ। देखिए यहां पर मैंने डाला पेन नंबर, उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट ईमेल आईडी डालता हूं। देखिए ईमेल आईडी मैंने डाला। ईमेल आईडी जब मैं डालता हूं तो मैं उसमें वही ईमेल आईडी डालूं जो कि मुझे पता है कि ये मेरे पास रहेगा, यानी इस पे ओटीपी आएगा तो मैं रिसीव कर पाऊंगा। यहां पे मैंने मोबाइल नंबर डाला, मैं आपको करके दिखा देता हूं। फिर यहां पर मैं कैप्चा एंटर कर देता हूं। चलिए दिख रहा है मुझे 964, फिर आगे दिख रहा है 109। चलिए ठीक है, होपफुली ये सही है। प्रोसीड किया मैंने। देखिए अब मैंने जैसे ही प्रोसीड किया क्या खुला, देखिए क्या खुला, ये मोबाइल ओटीपी भी मांग रहा है। मुझे देखना पड़ेगा मेरे मोबाइल पर आएगा एक ओटीपी, और जी हाँ मेरे पास आ चुका है। और ये किसके नाम से है, GSTIND, इसके नाम से एक मैसेज आया मेरे पास में, SMS आया है GSTIND, GST इंडिया, इसके नाम से एक मेरे पास में मैसेज आया है और उस पर ओटीपी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो है 661 और आगे लिखा है 748। ठीक है, लिख दिया। इसी तरह मैं अपना ईमेल भी अगर चेक करूंगा तो ईमेल पर भी मुझे एक ओटीपी जरूर मिलेगा। ईमेल पर भी मुझे एक ओटीपी मिलेगा। जी हाँ, वो भी आ गया है मेरे पास में। ईमेल जो आया है वो डू नॉट रिप्लाई के नाम से आता है, डू नॉट रिप्लाई। गवर्नमेंट के जितने भी ईमेल्स आते हैं सरकार की तरफ से वो डू नॉट रिप्लाई के नाम से आते हैं, ताकि साफ वो ये कहना चाह रहे हैं भैया ये कोई रिप्लाई करने वाला ईमेल नहीं है कि आप बैठ के इस पे जवाब देते रहो, ये रिप्लाई करने वाला ईमेल है ही नहीं। तो इसलिए वो आते ही डू नॉट रिप्लाई के नाम से। और इसमें भी मुझे एक ओटीपी मिला है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ 343 और फिर 009। चलिए ओके, अब मैं करता हूँ प्रोसीड। ध्यान से देखिए, प्रोसीड में करता हूँ। अब प्रोसीड करते ही लिखा हुआ आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मैं आपको कह रहा था कि हम यहाँ पे पार्ट ए ही फिल कर रहे हैं, है ना। ये हमारा पार्ट ए सक्सेसफुली फिल हो चुका है। और यहाँ पर ये हमें देते हैं एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये हमें नोट करके रख लेना चाहिए। देखिए ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C मैंने दबाया, मैंने कॉपी कर लिया। अब सुनिए ध्यान से, देखिए नीचे इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अब मुझे जो पार्ट बी भरना है ना इसका, उसके लिए मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर क्या इंफॉर्मेशन, वो मैं आपको अभी पार्ट बी खोल के ही दिखा दूंगा। अब पार्ट बी भरना एक लंबा काम होता है, इसके लिए ये हमें 15 दिन का समय देते हैं। ये कहते हैं पार्ट ए आपका आज भर गया, इसके बाद अगले 15 दिनों में, और देखिए इन्होंने डेट भी यहां पर दे दी है, इस डेट पर आपको, इस डेट तक, जैसे आपको यहां पे लिखा है 1 अक्टूबर 2021, इस डेट तक, ये 15 दिन हो गए, तो यहां तक आपको पार्ट बी भर देना है। ठीक है, भर देना है। अब मैं यहां पर ये जो टेम्पररी रेफरेंस नंबर है TRN, ये काम में लूंगा। कैसे काम में लूंगा, सपोज करिए आज मैंने पार्ट ए नहीं भरा, अब मैं कल वापस से पार्ट बी भरना चाहता हूं। मैंने आज पार्ट ए भरा, पार्ट बी में आज नहीं भर रहा, मैं पार्ट बी कोई और दिन भरना चाहता हूं। 15 दिन का समय मेरे पास में, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सपोज मैं वापस से करना चाहता हूं तो मैं फिर से सर्विसेज वाले पर जाऊंगा, जैसे कि हम शुरुआत में गए थे। फिर मैं रजिस्ट्रेशन वाले में जाऊंगा और फिर मैं यहां पे अगेन चाहे क्लिक कर दूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर। मैंने जैसे ही किया फिर से आप देख रहे होंगे वही विंडो खुल गई है, वही पेज खुल गया है। और यहां पे इस बार मैं लिखने वाला हूं टेम्पररी रेफरेंस नंबर। मैंने उस पर क्लिक किया। भाई पहले हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया था तो ये पूरी जानकारी हमने भर दी थी, लेकिन इस बार तो मैंने पार्ट ए तो भर ही दिया ना, वापस थोड़ी भरूंगा। तो इस बार मैं क्या करूंगा, मैं सीधे टेम्पररी रेफरेंस नंबर पे क्लिक करूंगा, क्योंकि अब मुझे पार्ट बी भरना है। और यहां मुझे क्या करना होगा, यहां मैं पेस्ट कर दूंगा अपना वो टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ये आप चाहे कहीं पे भी सेव करके रख सकते हैं अपनी कोई वर्ड फाइल में या कहीं भी, ठीक है। और अब मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, बस हो गया काम। कैप्चा लिख देते हैं 722963। ओके, प्रोसीड किया। देखिए अब जैसे ही मैंने ये किया, अब ये एक बार फिर से मेरे को ओटीपी भेजेगा, क्योंकि ये बोलेगा अरे भैया
आप वापस से नए सिरे से खोल रहे हो, तो हम वेरीफाई तो करेंगे ना कि आप ही हो या कोई और है। तो मेरे पास एक ओटीपी आता है, ये ओटीपी दोनों पर आएगा, ईमेल पर भी आएगा, मोबाइल पर भी आएगा, और दोनों पे सेम ओटीपी आ रहा है। इस बार सेम ओटीपी दोनों जगह सेम आ रहा है। पहली पहली बार दोनों जगह अलग अलग आता है ताकि वेरिफिकेशन हो सके दोनों का। लेकिन अब से क्या होगा, अब से जो भी ओटीपीज आएंगे वो दोनों जगह पर सेम आएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी एक जगह से देख लेना है। ये मैंने लिखा और फिर मैं आगे लिख देता हूँ, आगे मैं क्लिक कर देता हूँ प्रोसीड पर। ऐसा करते ही अब देखिए ये मेरे को बताता है कि देखो आपने 16 सितंबर को ये GST REG 01 का पार्ट ए तो भर रखा है, और अब आपको बाकी का काम करना है। तो यहाँ पे एक्शन में ये मुझे दिखा रहा है, एडिट का एक सिंबल दिखा रहा है। देखिए स्टेटस में क्या लिखा है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब है अभी आपका फाइनल हुआ ही नहीं है। हम भी जानते हैं अभी फाइनल कहाँ से हो गया रजिस्ट्रेशन, तो इसलिए ड्राफ्ट लिखा हुआ है। तो अब मुझे पार्ट बी भरना है, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्शन के नीचे जो बटन है ना उस पर क्लिक करूंगा। ये करते ही मेरे सामने खुल गया है पार्ट बी। देखिए ध्यान से, ये पार्ट बी खुल गया है मेरे सामने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ही ऊपर इतने सारे टैब्स बने हुए हैं। सबसे पहला टैब आप टोटल अगर काउंट करेंगे तो ये आपको दिखने वाले हैं 10 टैब्स, 10 टैब्स आपको दिखने वाले हैं। देख लीजिए, पहला है बिजनेस डिटेल्स, इसमें बिजनेस की आपसे बेसिक डिटेल मांगी जा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रमोटर्स या पार्टनर्स की डिटेल आएगी, जो भी आपके बिजनेस का प्रमोटर है। अब नेचुरली अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो आपको खुद की जानकारियां डालनी होगी उसमें, और अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो तो फिर आपको पार्टनर्स की डिटेल डालनी होगी। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑथोराइज सिग्नेटरी का है, एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का है, एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस का सिस्टम क्या होता है। अगर उसी स्टेट में आपके कई सारे ऑफिसेज है, ब्रांचेज है, और आप उन सबका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना चाहता हूँ, और वो मैं 3 ब्रांचेज की करना चाहता हूँ, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि इनमें से मेरी प्रिंसिपल वाली ब्रांच कौन सी है, प्रिंसिपल वाला प्लेस कौन सा है, और बाकी को मैं दिखाऊंगा एडिशनल प्लेस में। उसके अलावा फिर मुझे गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्ट दिखानी पड़ेगी कि मैं कौन कौन से गुड्स को सप्लाई करूंगा या कौन कौन सी सर्विसेज को सप्लाई करूंगा, वो मेरे को एक यहाँ पे मेंशन करना होगा। कुछ और भी जानकारी होती है, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन होता है, फिर फाइनल वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस। इसमें जैसा कि मैंने लिखा था कि मेरे बिजनेस का जो लीगल नेम है वो तो पराग सोडानी है। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड में ही मेरा नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पर ट्रेड नेम हमें लिखना है। तो देखिए ट्रेड नेम में क्या आता है, मैं जिस नाम से अपना बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, मैं जिस नाम से मेरा बिजनेस चालू करना चाहता हूँ वो आता है ट्रेड नेम। तो जैसे कि मैं चाहता था भाई PS एजुकेशन क्लासेस या PS कोचिंग क्लासेस, इस तरह से मैं मान लीजिए कि एक नाम रखना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। फिर उसके बाद में मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बताया, आप देखिए यहाँ पर मुझे बताना होगा कि मैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में बिजनेस करना चाहता हूँ, यानी मैं कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना चाहता हूँ, पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में बिजनेस करना चाहता हूँ, LLP के नाम से करना चाहता हूँ, हमारी एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, HUF का बिजनेस है। आप जानते हैं अलग अलग पर्सन्स होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे उन सभी पर्सन्स का नाम लिखा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं, उन सभी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। सपोज करिए मैं कहता हूँ भाई मैं तो सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो मैंने प्रोप्राइटरशिप पे जैसे ही क्लिक किया, अब इसके बाद में मुझे आगे पूछा जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट बताओ। वो तो मैंने पहले ही फिल किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे ऑटो फिल्ड है, ऑटोमेटिकली फिल्ड है। ठीक है, फिर ये कहता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आपको याद होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो मुझे यहां पर आकर पूछ रहा है। तो यहां पर ये मेरे से पूछता है भाई आप CTP के तौर पे रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो क्या। अगर मैं कहता हूं हाँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही ये ग्रीन हो जाएगा, और अब इसने CTP के ऑप्शन को हाईलाइट कर दिया, और फिर ये मेरे से आगे उससे रिलेटेड जानकारियां मांग रहा है। ठीक है, कि आपको रजिस्ट्रेशन कब से चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि CTP वाले का रजिस्ट्रेशन उसको कम से कम 5 दिन पहले ही करवाना होता है। जब से वो अपना माल सप्लाई करना शुरू करेगा उसके कम से कम 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो यहाँ ये यही पूछ रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन जो चाहिए। अब हम ये भी जानते हैं कि CTP जो होता है वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेता है,
मान लीजिए उसको केवल 10 दिन के लिए चाहिए रजिस्ट्रेशन, 10, 20, 30 दिन इस तरह से, तो यहाँ पे उससे पीरियड पूछा जा रहा है, कितने पीरियड के लिए तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है। एक और बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो सीटीपी होता है ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उससे सरकार पहले से एडवांस में टैक्स मांगती है, एस्टिमेशन करवा के। सरकार उसे कहती है भैया तुम एक अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा इस पीरियड में, उस 10-15 दिन के पीरियड में तुम्हारा कितना रुपए का सप्लाई हो सकता है, एक अंदाजा लगा लो, और फिर उस पर जीएसटी निकाल लो, और वो जीएसटी तुमसे हम आज ही लेंगे। तुम्हारे रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही हम तुमसे वो जीएसटी का एडवांस अमाउंट ले लेंगे, बाकी एडजस्टमेंट बाद में होता रहेगा, एक बार तो तुम एडवांस हमें दो। तो उस सब की डिटेल फिर यहां पर लिखनी पड़ती है। खैर अभी मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूं, सीटीपी वाले को मैंने नो कर दिया। देखिए इसके बाद का ऑप्शन क्या है। इसके बाद का ऑप्शन हमसे पूछता है भाई आप सीटीपी में तो नहीं हो, सीटीपी वाला तो कॉम्पोजिशन को ले भी नहीं सकता, कॉम्पोजिशन स्कीम को। मैंने सीटीपी का ऑप्शन हटा दिया, तो अब ये पूछ रहा है कि अच्छा आप सीटीपी तो नहीं हो, अब आप बताओ आप कॉम्पोजिशन स्कीम को चूज करना चाहते हो। अब यहां पर हमसे ये पहले ही पूछ रहे हैं भाई आप नया नया रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन में आना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे यहां पर ये ऑप्शन दे रहे हैं, मैं आराम से इसको ऑप्ट कर सकता हूं, क्योंकि अभी मैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, मेरा टर्नओवर कॉम्पोजिशन की लिमिट्स के तो अंदर अंदर ही होगा, पक्की बात है, ठीक है। आपको याद होगा कॉम्पोजिशन स्कीम में हम कब आ सकते हैं, वो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए भी हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। अब अगर हम ये कहते हैं, हम अगर ये कहते हैं कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम जो है ना उसमें तो हम नहीं आना चाहते, तो उस केस में तो मैं इस पे टिक ही नहीं करूंगा, मैं इसको यस करूंगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं हाँ भाई मैं तो कॉम्पोजिशन में आना चाहता हूं, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में आपको याद होगा कॉम्पोजिशन की अलग अलग कैटेगरीज होती थी, अलग अलग कैटेगरीज होती थी, वो हमें यहां पर चूज करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरर हूँ, ट्रेडर हूँ, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूँ, या कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो ऐसे मुझे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ तो फर्स्ट वाले पर टिक कर दूंगा, मैं अगर रेस्टोरेंट सर्विस देता हूँ, मैं रेस्टोरेंट वाला हूँ, तो मैं सेकंड पे टिक कर दूंगा, और अगर मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ तो मैं थर्ड वाले पर टिक कर दूंगा। इस तरह से है, ठीक है। ओके चलिए अभी तो मैं इसको कॉम्पोजिशन वाले को हटा देता हूँ, मैं मान लेता हूँ हमें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये मेरे से ये जानना चाहता है कि आप ये बताओ आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो भाई, क्यों ले रहे हो। आपको पता है रजिस्ट्रेशन लेने के बहुत से कारण होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ सेक्शन 22 जो है ना सीजीएसटी एक्ट का, वो हमें लिमिट्स बताता है, हमने पढ़ी हुई है। कोई कोई के लिए 20 लाख की लिमिट होती है, कोई कोई केस में 40 लाख की लिमिट होती है, कोई कोई में 10 लाख की लिमिट होती है। तो हमें यहाँ पे ये बताना होगा भाई हमने लिमिट क्रॉस कर दी है इसलिए हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं क्या, या फिर अब आपको दूसरा याद होगा सेक्शन 24 हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें हमें कुछ ऐसे केस बताए जाते हैं जहां तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, चाहे आपका टर्नओवर 1 रुपए का भी नहीं है, तो भी आपको पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसका एक एग्जांपल हम याद कर लेते हैं कि भाई हम अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स को, इंटर स्टेट यानी दूसरे स्टेट्स में अगर हम बेचा करेंगे तो हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। तो हमें जो भी कारण है वो बताना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे रीजंस हमसे पूछे जा रहे हैं। और भी हमने सेक्शन 24 में ढेर सारे कारण पढ़े थे, देखिए लंबी लिस्ट है, और हमसे ये पूछा जा रहा है भाई आप क्यों करवा रहे हो रजिस्ट्रेशन। अच्छा आपको एक और बात याद होगी, हमने लेटेस्ट ये बात पढ़ी है कि कोई कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बिना कारण के ही खुद अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। और मैंने आपको ये बताया था कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी कोई क्यों लेना चाहेगा, मैंने आपको उसका रीजन भी बताया हुआ है। तो यहां हमसे ये ऑप्शन पूछा जा रहा है कि भाई आपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया यानी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया इसलिए आप ले रहे हो, या आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो इसलिए, या ऐसे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आप देखेंगे सारे ऑप्शन सेक्शन 24 में हमने पढ़े हुए हैं, सेक्शन 24 में, और इन्हीं के बीच में आपको एक दिखेगा वॉलेंट्री बेसिस, आप वॉलेंट्री बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए यहां पर लिख दिया क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, कोई भी कारण हम बता देंगे, ठीक है, जो भी हमारा कारण होगा वो। आगे ये पूछता है कि भाई आप ये बताओ आपका बिजनेस कब से चालू हुआ है। हो सकता है आपका बिजनेस 5 साल पहले से ही चल रहा है, 10 साल पहले से ही चल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर अब आई है, ऐसा हो सकता है ना। या हो सकता है आप आज ही से नया बिजनेस चालू कर रहे हो,
ठीक है। तो जो भी डेट है वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। हम यहाँ पे कैलेंडर में से चूज कर लेंगे भाई कौन सी डेट से हमारा बिजनेस चालू हुआ था। मान लेते हैं बिजनेस तो मेरा 5 साल पहले चालू हुआ था, मैं वो डेट लिख दूंगा। ठीक है, तो सपोज करिए मैं यहाँ पर डेट कुछ भी लिख देता हूँ, 5 साल पहले क्या, मैं थोड़ा पहले की ही डेट लिख देता हूँ, कुछ दिन पहले की ही। उसके बाद में फिर मेरे को ये भी पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी किस डेट पर आई। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया भाई मैंने लिमिट्स क्रॉस कर दी, तो मुझे ये तो पूछा जाएगा ना किस दिन आपकी लिमिट क्रॉस हुई है ये बताओ, यानी किस दिन आप पे लाइबिलिटी आई। मैं कहता हूँ भैया आज ही तो आई है, या हो सकता है मैं कहता हूँ नहीं 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 4 दिन पहले ही आ गई थी और मैं आज करवा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। अब आपको याद होगा हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जिस दिन आप पे लाइबिलिटी आ जाती है रजिस्ट्रेशन की, उसके विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो यहां तो मैं 4 दिन के अंदर अंदर ही करवा रहा हूं, 4 ही दिन में करवा रहा हूं, तो ठीक है मैंने लिख दिया। इसके नीचे ये पूछता है आपके कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस रहे हैं क्या। ये हमारे काम की बात नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है कि भाई जो लोग जीएसटी के पहले पुराने वाले इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में, जैसे मान लीजिए वैट हुआ करता था पहले, एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, सर्विस टैक्स हुआ करता था, जो लोग उस पुराने वाले किसी भी टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड थे उनसे ये जानकारी मांगी जा रही है कि बताओ आपने पहले सपोज करिए हमने पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। देखिए इसने अलग अलग ऑप्शन दिखा रखे, एक रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर वैट होता है, एक सीएसटी का होता है, एक सेंट्रल एक्साइज का होता है, सर्विस टैक्स का, ऐसे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन पहले का हो रखा है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। अब यहां पर तो मेरा कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा हो नहीं रखा तो मैं छोड़ देता हूं, और अब मैं आगे प्रेस करता हूं कौन सा बटन, कौन से पे क्लिक कर रहा हूं मैं, सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब ये मुझे लेकर आ गया है सेकंड वाले टैब पर, ऑटोमेटिकली सेकंड टैब पर लेकर आ गया जिसकी हेडिंग है प्रमोटर पार्टनर्स की डिटेल आपको डालनी है। अब मैंने देखिए आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ये फिल किया था कि मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा हूं, मैं अकेला हूं, तो ये फिर यहाँ पे प्रोप्राइटर की ही डिटेल मांग रहा है। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म लिखता तो ये पार्टनर की डिटेल मांगता। ठीक है, अच्छा अगर मैं कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करता है तो डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन मांगता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर मुझे प्रोप्राइटर की डिटेल्स में मैं अपनी सारी डिटेल लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने खुद ने ही लिख दिया है भाई, प्रोप्राइटर नाम लिख दिया और फिर यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब मुझे लिखना होगा। ये देखिए सारी हमारी पर्सनल डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके अलावा कुछ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, भाई आपका डेजिग्नेशन क्या है ये बता दो, यानी ये जो आपका बिजनेस है इसमें आपका डेजिग्नेशन क्या है। अच्छा अगर आप डायरेक्टर हो, ये तब की बात है जबकि हम एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी तो हम कंपनी की बात ही नहीं कर रहे, तो हमारे लिए ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात बेकार है, इसमें हम कुछ नहीं लिख सकते। फिर ये कहता है भाई आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, जनरली तो यस ही होते हैं, पैन नंबर ठीक है। फिर इसके बाद में मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जा रहा है, लिख दूंगा। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि हमें अपलोड करने हैं, तो इसमें ये कहता है आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। ठीक है, कर देंगे। चलिए अब मैं अभी ये सब कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको केवल दिखा रहा हूं। फिर मुझे लास्ट में पूछता है आपका कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी है क्या अलग से। कई बार क्या होता है, जैसे मैं तो बिजनेस का मालिक हूं, मैंने किसी को अपना मैनेजर बना रखा है और उस मैनेजर को मैंने ऑथोराइज सिग्नेटरी बना रखा है, और मैंने उसको बोल रखा है भैया मेरे बिहाफ पर तुम ही साइन किया करोगे जो भी जीएसटी से रिलेटेड काम चलेंगे आगे भी रिटर्न वगैरह में, उसमें जो डिजिटल सिग्नेचर भी होती है या जो भी सिग्नेचर के काम होते हैं वो सब मैं नहीं करूंगा बार बार, क्योंकि मैं तो भी बिजनेस में बिजी रहूंगा, तो तुम ये काम करना। तो मुझे यहाँ पे बताना है क्या मेरा अलग से कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी है, अगर है तो मैं इसको यस कर दूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब यहां पर ये मैं सेव तो कर नहीं सकता, मैंने भरा ही नहीं है। देखिए इसने सारे जो जो भी मैंडेटरी फील्ड्स थे वो इसने रेड कर दिए हैं। ये कहता है भैया ये मैंडेटरी फील्ड्स है, इनको तो भरो पहले। लेकिन ठीक है, मैं अभी आपको सीधे आगे वाले टैब पर लेकर चलता हूं। यहां पे ऑथोराइज सिग्नेटरी वाला मैं टैब खोल चुका हूं आपके सामने, और पता है ये क्यों ओपन हुआ है, क्योंकि पहले वाले में मैंने लिख दिया था यस मेरा एक ऑथोराइज सिग्नेटरी है, इसलिए ये ऑप्शन आ चुका था। ठीक है, तो इसलिए ये हाईलाइट हो गया, अदरवाइज ये आपको ब्लैंक दिखेगा। अगर आप उसको नो कर देते तो ये ब्लैंक दिखता आपको। अब यहां पर मैं अपने ऑथोराइज सिग्नेटरी की सारी डिटेल लिखूंगा। ठीक है, सारी डिटेल मैं यहां पर डाल दूंगा, जो भी होगा उसकी भी यही सब जानकारियां मांगी जा रही है जो मेरी मांगी गई थी। ठीक है, आप देखिए नीचे तक सब कुछ सेम चीजें हैं जो जानकारियां मेरी मांगी गई थी।
अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला पेज मैं आपको नहीं बता रहा, ये ज्यादा काम में नहीं आता। मैं अब नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब यहां मुझे बताना होगा अपनी उस प्लेस का एड्रेस जहां हमारा बिजनेस होगा, उस ऑफिस का एड्रेस कह लीजिए, या उस हमारा जो भी बिजनेस का जगह है उसका हम एड्रेस यहाँ पर पूरा डालेंगे। और एड्रेस के साथ में देखिए, यहाँ पर एड्रेस के साथ में ये हमसे स्टेट जुरिस्डिक्शन भी मांगता है। इसमें ये हमको पूछना चाहता है कि भाई यहाँ पे स्टेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, कि होता क्या है कि जो भी पूरा हमारा देश है ये जीएसटी के पर्पस से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से, ठीक है। और फिर हर जो भी छोटे छोटे एरियाज बने हुए हैं उनको फर्दर छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया, जिसको कमिश्नरेट कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कमिश्नरेट। फिर कमिश्नरेट्स के अंदर डिविजन्स बने हुए हैं, रेंजेस बनी हुई है। तो हर पर्सन को, जैसे मान लीजिए मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ मेरे बिजनेस का, तो मुझे ये बता दिया जाता है कि आपका कौन सा कमिश्नरेट है, आपका कौन सा डिवीजन है और उसमें भी कौन सी रेंज है। तो मान लीजिए कभी मेरे को जीएसटी के डिपार्टमेंट में फिजिकली जाना पड़ता है सपोज, ठीक है, तो मैं उस रेंज में जा सकता हूं। मुझे बता दिया, मुझे पता चल जाएगा भाई मेरी जो रेंज है वो किस एरिया में आती है, जयपुर में कहां पर आती है, ठीक है, जयपुर में कहां पर आती है। सपोज जयपुर में विद्याधर नगर वाले ऑफिस में मेरा आता है, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर कि विद्याधर नगर में मेरी ये रेंज है, और वहां पर मैं जाके कभी भी कोई दिक्कत होगी मैं वहां पर जाके कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे हर बिजनेसमैन को अपनी अलग रेंज, अपना अलग डिवीजन, अपना अलग कमिश्नरेट मिलता है। वहां पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमारा रेलिवेंट ऑफिसर मिलेगा, जिसको हम प्रॉपर ऑफिसर भी कह सकते हैं। वो ऑफिसर वहां पे हमें मिलता है। प्रॉपर ऑफिसर तो जनरली वहां नहीं मिलता, लेकिन कहने का मतलब है जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जिनसे भी हमें अपनी कोई प्रॉब्लम है, हम पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां जाकर हम फिजिकली पहुंचा सकते हैं। तो वैसे तो देखिए जीएसटी में सारा काम ऑनलाइन ही चलता है, फिर भी ऐसे फिजिकल डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पर है। अब आप बोलेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पर, तो देखिए नीचे इन्होंने रेफरेंस के लिए लिंक दी हुई है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक अलग ही वेबसाइट पर ले जाएगा, जहां पर देखिए अभी फिलहाल तो ये इस पर खुल नहीं रहा है, मेरे को सेटिंग्स करनी पड़ेगी इसकी। ये जो मेरा ब्राउजर है उसकी मेरे को सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। मैं क्रोम पर अभी आपको चला के नहीं दिखा रहा हूँ, क्रोम पे अगर मैं चलाता तो ये खुल जाता, लेकिन मैं गूगल क्रोम पर नहीं चला रहा हूँ। आप इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये कोई दूसरे पेज पर ले जाएगा, जहां से आपको देखना होगा भाई आपका एरिया कौन सा है, आपका बिजनेस किस एरिया में सिचुएटेड है। वो एरिया आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो देख के आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी कि उसका कौन सा कमिश्नरेट है, कौन सा डिवीजन है, कौन सी रेंज है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये हमसे पूछ रहा है कि भाई आपकी ये जो जगह है, ये जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये कौन सा वाला है, ये आपका ओन्ड वाला है, आपका खुद का है, आपके खुद के नाम से है, या रेंटेड है, शेयर्ड है, लीज्ड है, कंसेंट वाला है। कंसेंट वाले का मतलब हो गया भाई मेरे पेरेंट्स का है, पेरेंट्स के नाम से ये जगह है, और वो कंसेंट एक पेपर लिख के दे देते हैं कि हाँ भाई मैं अपने बच्चे को यूज करने के लिए दे रहा हूँ ये जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किराएदार तो नहीं हूं ना, मेरी पेरेंट्स की जगह है, लेकिन वो मुझे कंसेंट लिख के दे देते हैं। तो मुझे जो भी ऑप्शन है इस पर वो मैं टिक कर दूंगा। सपोज मैं कहता हूँ भाई ये तो मेरी ओन्ड वाली जगह है, ठीक है, तो फिर ये कहता है आप प्रूफ लगाओ। अगर आप कहते हो ओन्ड है तो आप प्रूफ लगाओ। प्रूफ में क्या, या तो आप बिजली का बिल लगा दो, या लीगल ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, ये ऐसे कई ऑप्शन हमें दे रहा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, जो भी, जैसे सपोज मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा तो यहाँ पर अब मैं वो फाइल को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर ये कहता है आप इस जगह से कौन कौन सा काम करने वाले हो ये बता दो, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो कि आप इस जगह से करोगे। हो सकता है ये जो मेरा प्रिंसिपल प्लेस है ये एक रिटेल बिजनेस वाली जगह हो सकता है ये एक ऑफिस वाली जगह यहां से हो सकता है मैं सर्विसेज सप्लाई करता हूं क्योंकि मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, हो सकता है ये मेरी एक फैक्ट्री हो सकता है ये मेरा वेयर हाउस हो। समझ रहे हैं आप, मतलब इनमें से जो जो भी है। अब हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ से मल्टीपल काम करता हूं, तो मैं सभी जगह पे टिक कर दूंगा जहां जहां भी है। मान लीजिए मैं यहाँ से रिटेल का भी काम करता हूँ, ये मेरा ऑफिस भी है, यहाँ से मैं कुछ सर्विसेज भी सप्लाई करता हूँ, ये मेरी फैक्ट्री भी है, इसी बिल्डिंग में मेरा बहुत कुछ है, तो मैं सभी ऑप्शंस पे टिक कर दूंगा, ठीक है। फिर यहीं पे मेरे से पूछता है कि भाई राजस्थान में आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उसमें से आपने ये तो अपना प्रिंसिपल प्लेस बता दिया, अब क्या इसके अलावा भी कोई आपके एडिशनल प्लेसेस हैं? मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यस। अगर मैं यस कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट, अब मेरे को काम पड़ेगा
मेरे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वाले पेज से। ठीक है, अब यहां पे ये अभी ओपन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो प्रिंसिपल प्लेस वाला पेज भर दिया था उसको मैंने सेव नहीं किया था। ठीक है, मेरे को सेव करना पड़ेगा। मैं अभी सेव इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने जानकारियां पूरी भरी नहीं थी। आप पूरी जानकारी भर के सेव करेंगे, उसके बाद में ये एडिशनल प्लेस वाला पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी और भी जो एडिशनल प्लेसेस है वो बता सकते हैं। सारी जानकारियां सेम आपको फिर से इसमें भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको सीधे आगे लेकर चलता हूं। नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज वाला आता है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें अब हमें बताना होगा, क्या बताना होगा, हमें बताने होंगे अपने टॉप 5 कमोडिटीज जो कि हम डील करेंगे। ठीक है, टॉप 5 कमोडिटीज, और वो मैं बताऊंगा कैसे। मैं उसका HSN कोड बता दूंगा या मेरा जो सर्विस अकाउंटिंग कोड है वो बता दूंगा। अब देखिए, मैंने HSN या सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको एक अलग से क्लास में पहले बताया हुआ है। पहले ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है अबाउट HSN कोड एंड सर्विस अकाउंटिंग कोड। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई हुई है इसमें कि ये HSN कोड होता क्या है, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता क्या है। उसके अलावा हमें ये पता कैसे चलेगा, भाई मान लो मैं मोबाइल बेचने का काम करता हूँ या मान लीजिए मैं एजुकेशन सर्विस देने का काम करता हूँ, तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरी एजुकेशन सर्विस का कोड क्या है। ये मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। मैं मोबाइल बेचता हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा मेरे मोबाइल का HSN कोड क्या है। तो मुझे यहाँ पर वो कैसे भी करके HSN कोड ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढते कैसे है मैंने आपको समझाया हुआ है अलग से, फिर वो मुझे लिखना होगा। अगर गुड्स है तो मैं गुड्स वाले में करूंगा, सर्विस अगर मैं प्रोवाइड करता हूं तो मैं सर्विस वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर फिर मुझे मेरे सर्विस अकाउंटिंग कोड लिखना पड़ेगा जो भी मेरी टॉप 5 सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ये करके फिर आगे आप देखिए स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये कोई ज़्यादा काम की नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ ही दूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल काम में नहीं आती, आप यही मान लीजिए। ये कुछ कुछ स्टेट्स में ही ये वाली चीज़ काम में आती है। चलिए अभी फिलहाल तो हम इसको छोड़ते हैं और अब मैं नेक्स्ट आपको पेज पर लेकर चल रहा हूँ, नेक्स्ट टैब पर जो है आधार ऑथेंटिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये गवर्नमेंट ने ज़्यादा पुराना फीचर नहीं है, ये रिसेंटली लॉन्च किया हुआ फीचर है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले जब ये आधार ऑथेंटिकेशन का सिस्टम नहीं होता था, ये होता क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन जब तक ये नहीं होता था तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती रहती थी, फ्रॉड्स होते रहते थे। फ्रॉड क्या हो सकते थे कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपका आधार नंबर, आधार कार्ड ले लिया और पैन कार्ड ले लिया, चुरा लिया, मैंने चोरी कर ली। अब आप बताइए मैं आपके नाम से यहां पर आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपके नाम से एक बिजनेस चालू कर सकता हूं, रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, आपको पता तक नहीं चलेगा। और फिर उस बिजनेस में क्या क्या गड़बड़ हो रही है वो सब तो आपको मालूम ही नहीं है। ठीक है, ये चांस रहती थी। अच्छा आप बोलेंगे सर OTP नंबर वगैरह, तो OTP नंबर में तो क्या है, मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल दूंगा, मेरा ही ईमेल आईडी डाल दूंगा, तो OTP आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको तो पता तक नहीं चलेगा आपके नाम से हो रहा है ये सब कुछ, ये रिस्क रहती ही थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस रिस्क को खत्म कर दिया आधार ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम चालू करके। इसके थ्रू क्या होगा कि ये गड़बड़ नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि मैं आपके नाम पे अब बिजनेस चालू करूंगा, है ना, तो अब ये हो ही नहीं सकता आपको पता ना चले। क्यों नहीं पता चलेगा, क्यों पता, कैसे पता चलेगा आपको? अब आपको इसलिए पता चलेगा क्योंकि अब ये आपके आधार नंबर से, आपके आधार नंबर से इस सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लिंक कर रहे हैं, आपके आधार नंबर से लिंक कर रहे हैं। ऐसे में आपने आधार नंबर में, आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा ना, उस पर OTP आएगा। अब वो मोबाइल तो आप ही के पास रहेगा ना, आधार कार्ड तो हो सकता है मैं ले लूं, आधार नंबर तो आपसे कैसे भी चुरा लूं, पैन नंबर भी चुरा लूं, लेकिन जो OTP आएगा अब तो वो आप ही के रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा। तो इस तरह से ये काम अब नहीं हो सकता है कि मैं आपके नाम से सारा रजिस्ट्रेशन कर दूं और आपको पता तक ना चले। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब आधार ऑथेंटिकेशन में पता है क्या होगा, मैं इसको आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा। अब आपको बहुत ध्यान से ये पूरा सुनना पड़ेगा, बहुत ही अटेंशन के साथ में आपको ये सुनना पड़ेगा। देखिए इसमें सिस्टम क्या होता है, हम यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। या तो मैं बोलूं भैया मेरे को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना। अब आप बोलेंगे सर ये होता क्या, ये तो बताओ। वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। एक ऑप्शन ये है मेरे पास, मैं अभी आधार ऑथेंटिकेशन ना करवाऊं, तो मैं यहां पे इसको नो कर सकता हूं।
लेकिन अगर मैं नो करता हूं तो ये मुझे वार्निंग दिखाते हैं। वार्निंग क्या दिखाते हैं कि भाई यू हैव ऑप्टेड नो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब पता है क्या होगा, लास्ट में लिखा है साइट वेरिफिकेशन। ये कहते हैं अब पता है क्या होगा, हम आपका ये रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज तभी करेंगे, कब करेंगे हम आपका ये रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज, जब हमारा एक ऑफिसर, हमारा एक पर्सन आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आकर के एक्चुअल में वेरिफिकेशन करेगा, विजिट करेगा, और वो देखेगा हाँ भाई आपका प्रॉपर बिजनेस चल रहा है या नहीं, वो सब चीजें देखेगा, तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन फाइनलाइज होगा। तो ये कहते हैं भाई या तो आप यहां से आधार ऑथेंटिकेशन करवा लो और फ्री हो जाओ, आपका तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जीएसटी में। और अगर आप कहते हो नहीं नहीं हमें तो नहीं करवाना आधार ऑथेंटिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में हम आपके वहां पर आके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे, वहां पे किसी व्यक्ति को भेजेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला सिस्टम है, इसमें क्लियर हो गया ना आपको अच्छे से? ओके। सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे टिक कर दूं कि यार हाँ मेरे को तो करवाना है भाई आधार ऑथेंटिकेशन। तो पता है फिर उस केस में क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करवाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, यहाँ पर आपको ये जो लिस्ट दिख रही है, देखिए यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिख रही है, ये देखिए आप ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, इसमें आपके सामने आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी, जो आपको यहाँ पे कॉलम्स की हेडिंग दिख रही है ना, सीरियल नंबर, नेम, सिटीजन, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्रमोटर, पार्टनर, एटसेट्रा एटसेट्रा, आगे ईमेल एड्रेस भी है, फिर उसका मोबाइल नंबर भी है। ये लिस्ट आपको भरी हुई मिलेगी, किस चीज से भरी हुई मिलेगी, आपकी खुद की सारी जानकारी इसमें होगी, एक तो इसमें एक रो बनी हुई होगी जिसमें आपकी जानकारी होगी, उसके अलावा आपके यहाँ पे जो भी पार्टनर्स या प्रमोटर्स है उनकी अलग रो बनी हुई होगी, उसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगी। आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमें अभी क्यों नहीं दिख रहा, मैं आपको कारण बताता हूँ, अभी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने अभी सारी डिटेल फिल कहाँ की है, आप खुद बताइए, हमने सारी डिटेल्स अभी तक फिल ही नहीं की है ना, इसलिए ये दिखा नहीं रहा, हम तो डायरेक्ट इस पेज पर आ गए। लेकिन अगर आप पीछे के वो सारे पेजेस, सारे टैब्स को फिल करते हुए आएंगे यहाँ पर, फिर आपको सभी लोगों की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और फिर आपको क्या करना होगा, ध्यान से आप सुनिए, फिर आपको पता है क्या करना होगा, फिर आपको उस केस में देखिए यहां पर आप आगे आएंगे ना, तो आपको दिख रहा है ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है, मोबाइल नंबर भी दिख रहा है। अब ये सभी लोगों के ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको यहां पर दिख जाएंगे, अभी इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन डाली नहीं है। आपको अब एक एक पर्सन का आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आप यहां पर टिक कर देंगे, देखिए अभी यहां पर ये जो सेलेक्ट वाला कॉलम आपको दिख रहा है ना, पहले पहले उसमें आपको टिक के ऑप्शंस आ जाएंगे, आप सभी को टिक कर देंगे कि हाँ भाई हमें तो सभी का आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है। ठीक है, अगर आप कोई कोई का नहीं करवाना चाहते तो उस पर टिक मत करिए। अच्छा, मैंने आपको बता दिया अगर आप अभी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाएंगे तो बाद में आपके वहां पर विजिट होकर के फिर होगा ऑथेंटिकेशन। अच्छा, अब हम कहते हैं भाई हमें तो सभी का अभी ही करवाना है, तो हम सब पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करके, हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करके और फिर फाइनली वेरिफिकेशन करवाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन वाला ठीक से खुला नहीं है पेज, वेरिफिकेशन वाला ठीक से खुला नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन डाली नहीं थी और डायरेक्ट मैंने उस पर क्लिक कर दिया, इसलिए खुला नहीं है। बाकी यहाँ पर अब फाइनली क्या होगा, आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा अपनी इस पूरे, आप ये पूरा एक तरह से सबमिट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप सबमिट करवाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन के लिए ये बोलेगा भाई या तो आप यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा दो, देखिए अभी आपको ठीक से दिखेंगे नहीं वो ऑप्शंस, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, या तो आप इस पूरे फॉर्म को, ये जो अभी आप पार्ट बी भर चुके हो, इसको अब आप जबकि जमा कराना चाहते हो, सबमिट करना चाहते हो, तो अब आपको क्या करना होगा, या तो इस पर अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा दो। डिजिटल सिग्नेचर अगर हमने बनवा रखा है, अब ये डिजिटल सिग्नेचर का मतलब वो मत समझिएगा आप कि हमने एक पेपर पे साइन किया और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दिया, उसको नहीं कहते डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर अलग से एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है, एक कोड के फॉर्म में होता है, वो हमको बनवाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली कंपनीज से खरीदना पड़ता है, वो बनवाना पड़ता है हमें। तो अगर हमारे पास वो है तब तो हम उससे कर देंगे वेरिफिकेशन, वो अटैच कर देंगे, उसका प्रोसेस अभी बताने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका एक और अल्टरनेट होता है, एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा डिजिटल सिग्नेचर के अलावा, और वो होगा ईवीसी। ईवीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन भी आप करवा सकते हैं, जिसको ईवीसी कहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। उसमें पता है क्या होगा, उसमें आपके उसी मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर, दोनों पर आपको ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा और ओटीपी के थ्रू आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। बहुत आसान होता है, आप जानते ही हैं ओटीपी के थ्रू कैसे करते हैं। जैसे ही आप वो कर देंगे, फिर आपके पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म पार्ट बी भर के सबमिट हो जाएगा। अच्छा, सबमिट होने के बाद में फिर पता है क्या होगा, उसके बाद में आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे सबमिट होएगा उसके बाद में नेक्स्ट स्क्रीन जो आपके सामने यहाँ पे ओपन होगी, उस स्क्रीन में अब आपसे पूछा जाएगा भाई आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, तो वो एक मैसेज दिखाएगा कि हम अब आपके पास में आपके ईमेल आईडी पर, अब जिसका भी ऑथेंटिकेशन हमें करना है, जैसे मान लीजिए एक तो मेरा करना है प्रोपराइटर का, फिर मेरा कोई ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसका, और भी जिसका भी करना है, उन सभी के ईमेल आईडी पर ये एक लिंक हमें भेजेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, हम जैसे ही अपना ईमेल आईडी खोलकर देखेंगे ना, हम जैसे ही अपना ईमेल आईडी खोल करके देखेंगे, ठीक है, आप ये थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं, आप एक पूरा का पूरा ये फिल करके देख लीजिए। आप फाइनल सबमिट मत करवाइएगा, ठीक है, पूरा फाइनल सबमिट मत करवाइएगा, आपको काफी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अगर आपने फाइनल सबमिट करवा दिया तब तो आपका रजिस्ट्रेशन एक तरह से हो जाएगा। तो आप फाइनल सबमिट मत कराइएगा, आप ये जो पहले वाले टैब्स थे उनको आप काफी हद तक फिल कर लीजिए, अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं तो आपको आगे की कई बातें और भी क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अब ईमेल आईडी पर हमारे पास एक लिंक आएगा, जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो मान लीजिए आप चाहे मोबाइल पर कर लीजिए, चाहे आप अपने लैपटॉप पर कर लीजिए, आपके पास जैसे ही ईमेल आया और आपने उसकी लिंक पर क्लिक किया, फिर वो आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा। देखिए, हमने अभी तक पूरा फॉर्म भरा, देखा, उसमें कहीं आधार नंबर नहीं पूछा गया था, लेकिन अब हमसे वो आधार नंबर पूछेगा, जैसे ही हम वो लिंक खोलेंगे उस पर वो आधार नंबर पूछेगा, ठीक है। अच्छा, आधार नंबर पूछ करके और उसके बाद में जैसे हम वो डालेंगे और फिर वो सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन दिखाएगा, हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही जैसे हमने क्लिक किया, वैसे ही हमारे आधार से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर हमारे पास में ओटीपी आ जाएगा और वो ओटीपी फिर हमें वहां पर फिल करना होगा। जैसे हमने ये कर दिया तो हो गया हमारा आधार ऑथेंटिकेशन। सुन रहे आप, आधार ऑथेंटिकेशन क्या है? आधार ऑथेंटिकेशन में और कुछ भी नहीं है, जो हमें लिंक दी जाती है ईमेल के थ्रू, उस लिंक पर जाना होता है, उस पर हमें अपना आधार नंबर बताना होता है, फिर जो मोबाइल नंबर हमारा वहां पे कनेक्टेड होता है, उस मोबाइल नंबर पर हमारे पास में ओटीपी आ जाता है, ओटीपी को हमें वहां पे वापस से डालना होता है। अगर हमने सारा काम सक्सेसफुली कर दिया, अगर हमने सक्सेसफुली कर दिया तो हम बोल देंगे हाँ भैया हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका। लेकिन मान लीजिए हमारा फेल हो गया, ये मान लीजिए गड़बड़ हो गई, पता चलता है कि ये तो कोई दूसरा ही मोबाइल नंबर था जो हमारे आधार से कनेक्टेड था, है ना, और वो मोबाइल नंबर मान लीजिए हमारा एक्टिव ही नहीं है आज की डेट में। हमने आधार नंबर डाला मोबाइल पर, उन्होंने तो ओटीपी भेजा होगा लेकिन हम उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे, और इसलिए अब हम उसको डाल नहीं पा रहे ओटीपी को। ऐसा अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा, और अगर फेल हो गया तो फिर आगे क्या होगा आप जानते ही हैं, फिर वापस से हमें ये मैसेज दिखाएगा कि देखो भाई फेल हो चुका है आपका आधार ऑथेंटिकेशन, तो अब हम यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके यहाँ पे आएंगे, आपकी साइट पर आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, समझ गए आप इस बात को पूरा? चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको अच्छा खासा आइडिया दे दिया रजिस्ट्रेशन का, और जो जो चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाया तो मैंने आपको वो ओरली बता दिया है, और मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी के साथ में आप आराम से रजिस्ट्रेशन अब करने के लायक हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बात थी, और अब मैं इस क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ। ठीक है, तो हमने काफ़ी बातें देखी है कि हाउ टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट ऑफ जीएसटी। तो इस क्लास में बस हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।